नमस्कार। आज मैं अपने एक बड़े राष्ट्र निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। बीपी मंडल साहब, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एक प्रखर सांसद के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी मुख्तलिफ पहचान कायम की। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वे चेयरमैन रहे और बहुत लोकप्रियता के साथ उन्होंने इस देश के जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने में उनकी महती भूमिका रही और अपने ऐसे राष्ट्र के प्रमुख नायकों में से एक बीपी मंडल जी को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि आज देश के अंदर जिस तरह की फ़िरका परस्त फांसीवादी ताकतें सत्ता के शीर्ष पर काबिज़ हैं, उस कैंसरस कमंडल का एकमात्र मुकम्मल इलाज मंडल में हमें दिखता है। और मंडल एरा को जब हम थोड़ी तफसील में देखते हैं तो हम पाते हैं कि मंडल एक स्पष्ट दर्शन है गैर बराबरी मिटाने के लिए। इसलिए अगर उसे सिर्फ आरक्षण तक महदूद कर देंगे तो यह हमारे पुरखों द्वारा जिस समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना की गई थी उसके साथ शायद न्याय नहीं होगा। जैसे सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण तकरीबन 52% आबादी के लिए उस वक्त कुछ संवैधानिक कानूनी बाध्यताओं के चलते दी गई, जिसमें था कि 50% को एक्सीड नहीं कर सकता है रिजर्वेशन, मतलब SC ST और OBC के रिजर्वेशन को मिलाकर। तो इन कंपल्सन्स को समझते हुए बीपी मंडल साहब ने बहुत दूरदर्शिता के साथ यह व्यवस्था की कि तत्काल 27% आरक्षण दे दिया जाए ताकि कोर्ट कचहरी में यह मामला लटके नहीं। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उनकी इतनी मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट लगभग 10 वर्षों तक धूल भागती रही और वो तो धन्यवाद हो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का, उसके मुखिया विश्वनाथ प्रताप सिंह का, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने के लिए बहुत चुपके से VP सिंह से मिलकर उनको मशवरा देने वाले लालू प्रसाद जी का, पूरे देश भर में मंडल रथ निकालकर लोगों की चेतना को झकझोरने, उसको जगाने के काम में लगे शरद यादव का, उस वक्त रामविलास पासवान जी का भी, मान्यवर कांशी राम जी का, जो जगह जगह लोगों के बीच जाते थे और एक उनके अंदर इस भावना को जगाने की कोशिश करते थे कि हम एक जमात के रूप में सामने आए, जाति को तोड़ें। और यही वजह है कि बीपी मंडल साहब ने 3743 जातियों को आइडेंटिफाई करके उसको एक जमात में पिरोने का काम किया। और जो गेल ऑम्वेट हैं, उन्होंने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में टिप्पणी की थी कि 90 के बाद यानी मंडल के बाद इस देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। तो हम ये समझें कि मंडल कमीशन की जो 40 अहम सिफारिशें थीं, उनमें से 2 सिफारिशें मोटा मोटी लागू हो पाई और छिटपुट 1-2 पर काम हुआ। एक नौकरियों में आरक्षण और दूसरा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। लेकिन जो हम बुनियादी जड़ जो है, मतलब उसके जो कारण है गैर बराबरी के, उसमें अगर हम नहीं जा पाएँ तो ये बहुत फौरी इलाज है और ये घाव बहुत बड़ा है। कई तरह की बीमारियां हमारे समाज को जकड़े हुई हैं और वर्षों की सदियों की जकड़न को सिर्फ आरक्षण के ज़रिए नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए आरक्षण का लाभ जो है वो सारे कैटेगरी को मिला दें, सारे ग्रेड को मिला दें, ABCD ग्रुप को, तो महज 12% लोग उससे लाभान्वित हो पाएँ।
तो 15% जो आरक्षण बच गया 27 में, तो आखिर वो क्यों नहीं भर पाता है? उसकी मूल वजह ये है कि जो बीपी मंडल साहब ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, उनमें एक ये भी था कि ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था हो, ताकि वो इस लायक बन पाएँ कि आरक्षण का लाभ लेने पाएँ। बहुत सारे लोग, कोई प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देता है अन्य अन्य कारणों से, कोई हायर सेकेंडरी करके छोड़ देता है, कोई बीए से आगे नहीं जा पाता है। तो ये जो छीजन दर है बीच में ही पढ़ाई, और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें तो मतलब इस तरह से कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, या इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के नाम पर पंगु बनाया जाएगा कि फिर इस आरक्षण का तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। नौकरियां सब प्राइवेट सेक्टर्स में जा रही हैं। तो बीपी मंडल साहब ने ये भी कहा था कि वित्तीय सहायता प्राप्त जो निजी क्षेत्र हैं उसमें पिछड़ों का आरक्षण बाध्यकारी बनाया जाए। ये एक हम सिफारिश थी। प्रोन्नति में पिछड़ों को आरक्षण मिले, ये एक बड़ी सिफारिश थी। नहीं तो दलितों और आदिवासियों का भी प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लटका हुआ रहता है, तो उसमें कई हमारे नेताओं की भी अदूरदर्शिता उसमें थी। कोई बिल मैंने उसको फाड़ दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, बाद में उसके लिए अफसोस भी जाहिर कर रहा है। और एक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको फीस में राहत मिले, नहीं मिलता। अभी ईडब्ल्यूएस जो है बड़ी चालाकी से, वो ईडब्ल्यूएस नहीं है, वो विशुद्ध सवर्ण आरक्षण है। उस 10% में कोई और नहीं जा पाएगा। तो आप देखिए कि शब्दों की बाजीगरी के जरिए किस तरह से भ्रम फैलाया गया। आपको छात्रावास मिले ओबीसी के लोगों को, मुफ्त भोजन मिले, किताब मिले, कपड़ा उपलब्ध कराने की सिफारिश थी उसमें, तो ये नहीं हो पाया। और एक जो बड़ी सिफारिश थी वो ये थी कि पिछड़ों की तरक्की के लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाए। राज्य और केंद्र स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए अलग मंत्रालय बने। ये तो हो गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया, मान लीजिए राज्य में भी है, बिहार जैसे राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, हाँ उसके चेयरमैन भी होते हैं, वहाँ भी है, लेकिन उसके रिकमेंडेशंस को कोई अमल नहीं करता है। दुख की बात है। लगातार मैंने क्रीमी लेयर के मामले में भी जो गणेश सिंह हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा, ओबीसी के जो एमपीज़ हैं दोनों हाउस में उनको भी पत्र लिखा गया, लेकिन बात है कि जब तक वो डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होगा तो उस पर बात कैसे होगी। और सबसे बड़ी सिफारिश जो बीपी मंडल ने की थी अपनी रिपोर्ट में वो ये थी कि भूमि सुधार हो। पिछड़े वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले। अरे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ज़मीन नहीं होगी तो उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? वो तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, ऐसे ही हल्का नाहक कई चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो उनके लिए तो जीने का मसला ही, वजूद का मसला ही इतना बड़ा हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये आरक्षण जो है इससे ओबीसी तबका जो है जिसकी 52%, अच्छा जातिवार जनगणना कराने की सबसे बड़ी मांग थी 1931 के बाद नहीं हुई। 1948 का जो जनगणना कानून है उसके मुताबिक भारत सरकार के जनगणना आयोग द्वारा वो कास्ट सेंसस हो तो दूर यार बीच में यार। तो जब तक वो कास्ट सेंसस नहीं होगा तो हम बड़े पैमाने पर कोई उनके लिए योजना नहीं बना पाएंगे कि किस तरह से उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच पाए, कैसे उस वर्ग के लोग पढ़ लिख सकें, कैसे उनके अंदर कौशल का विकास हो सके, कैसे उनके लिए एवेन्यूज़ खुल सकें। तो ये कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और रिजर्वेशन के जो प्रोविज़न हैं उसका अगर वायलेशन होता है तो वह क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना जाए, बनाया जाए, तब लोग डरेंगे। आज हो क्या रहा है कि यूपीएससी जैसी एक संस्था जिसकी अपनी सेंटिटी है, जिसकी अपनी इम्पार्शलिटी है, एक ट्रांसपेरेंट ढंग से वो काम करता है, उसके लिए बड़ा लोगों के मन में अभी भी सम्मान है कि स्टेट पीसीएस में तो धांधली हो भी जाती है काहे बगैर, लेकिन यूपीएससी बहुत हद तक फेयर रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन वहाँ भी पता चला कि कुछ सीट का रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको रिज़र्व रखा गया है। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है या खेल है या जिस पर शक लोग करते हैं, तो इस तरह का काम क्यों होता है? अगर ये प्रोविज़न हो जाए कि आरक्षण का उल्लंघन एक तरह से आपराधिक मामला बनेगा तो फिर लोग डरेंगे ऐसा करने से। तो हमें इस दिशा में बात करनी पड़ेगी
इस दिशा में काम करना पड़ेगा। और जब हमारी सरकार बने तो हम ईमानदारी पूर्वक उस दिशा में कदम बढ़ा सकें। यही बीपी मंडल साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको याद करने के असल मायने यही हैं कि जो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की शुरुआत में कहते हैं कि जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी एग्जिस्ट्स ओनली अमंगस्ट इक्वल्स, टू इक्वेट इक्वल्स विद अनइक्वल्स इज़ टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। तो बराबरी बराबर स्टेटस वालों के बीच ही मुमकिन है। बराबर दो गैर बराबर लोगों के बीच बराबरी की बात करना एक तरह से गैर बराबरी को ही बढ़ावा देना है। हम इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए संविधान की मूल भावना की कद्र कर सकें, जहाँ ये है कि लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, नॉट ऑल विल बी ट्रीटेड अलाइक। तो इस दर्शन पर अगर हम काम कर सकेंगे तब हम सर्वेभवन्तु सुखिनः की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। ऐसे निर्गुण ढंग से बोलना कि सब एक हैं, सब मानव हैं, ये सब गोल मटोल बातें हैं। वर्षों से जो लोग पिछड़ गए हैं उनको बराबरी पर लाने में, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत है। विशेष अवसर का जो सिद्धांत है लोहिया का, उसको अपनाने की ज़रूरत है और वो बगैर वैमनस्य के वो किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं एस.एम. जोशी को बार बार याद करना चाहता हूँ, जो कहते थे कि मेरी तमन्ना थी कि मैं तब मरूँ जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए। और जब लागू हो गया तो उन्होंने कहा था शरद जी से कि अब मैं चैन से आखिरी सांस ले सकूँगा। तो ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। लोहिया ने कितना जगाया लोगों को। तो बीपी मंडल को मैं राष्ट्र नायकों की उसी फहरिस्त में बड़े अदब एहतराम के साथ याद करना चाहता हूँ। हमारी यही आकांक्षा है कि जो देश भर में आज रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, उसके बरक्स कम्युनलिज्म को फैलाया जा रहा है, कमंडल की जो राजनीति चल रही है, उसकी असल काट जो है, और भूमंडलीकरण की भी काट जो किशन पटनायक कहते थे, वो मंडल में ही है। और हमको फिर से अपने जड़ों की ओर लौटना चाहिए, देखना चाहिए। और मूलधन को अगर हम बचाने में कामयाब रह पाए तो फिर सब कुछ बच जाएगा। और वो मूलधन वही है, संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना, उसमें छेड़छाड़ ना हो सके, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और तेजस्वी जी बार बार इस दिशा में काम करते रहे हैं। भले उनको फौरी तौर पर कुछ सियासी नुकसान हो जाए या हुआ हो, लेकिन वो संविधान को, आइन को बचाने की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बहुत तरह के मामले हैं। क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली होने जा रही है, उसमें सबको बराबर मौका मिल सके। बिहारियों को बिहार में अगर नौकरी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के ज़रिए जो बहाली हो रही है उसमें भी अगर इस तरह की बातें होंगी कि कहीं वेटेज जो है पीएचडी किए हुए लोगों का 30 है, कहीं से तरह तरह से पीएचडी करके भी लोग आ जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत एक चंक है जो इस तरह के काम करते हैं और गाहे बगैर उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इस तरह के स्टेट्स की तर्ज पर ओपन रिक्रूटमेंट के जरिए बहाली हो सके। एक तो जो स्कूली सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर नीतीश कुमार ने डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीति अपनाकर बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन टीचर्स बहुत स्टैंडर्ड के थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, लेकिन टीचर्स जिस तरह से रिक्रूट हुए हैं उसमें बहुत बड़ा फ्लॉज है। और यही काम अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स के अपॉइंटमेंट में होने लगेगा तो मैं समझता हूँ कि 10 साल तक तो फिर कोई बहाली ही नहीं होगी जिस तरह से बड़े पैमाने पर हो रही है। तो इसको भी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और बीपी मंडल साहब खास करके शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन की बात करते थे, इसीलिए कि वहाँ भी इस वर्ग के बच्चे अगर बड़ी तादाद में पहुँचने लगेंगे तो वो MA MPhil PhD करेंगे, वो प्रोफेसर बन पाएंगे। लेकिन आज तरह तरह से उनके रास्ते को रोका जा रहा है। और जब आप इस जड़ में जाएंगे तो यह सामान्य रूप से बिहारियों के साथ
बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और इन पर्टिकुलर इन तबकों के साथ जहाँ की कैटेगरी के लोगों को उनकी कैटेगरी में ही महदूद करने की एक बड़ी साजिश है। और इन लोग तबकों का एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसका कट ऑफ कितना भी ऊपर चला जाता है फिर भी उससे कम ही रहता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। और उनको अपनी ही कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी को डाला जाता है, जनरल में नहीं, जबकि जनरल कैटेगरी ओपन फॉर ऑल है। तो इस तरह की जब धोखाधड़ी हो रही है बहुत माइन्यूटली, तो हमको इन बातों को गांव-गांव तक ले जाना चाहिए। और इसको करेंगे तो वही पढ़े लिखे तबके जो हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें जो भले 5वीं पास थीं, जो भले लिखी पढ़ी नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और ये विभागवार रोस्टर के जरिए उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो गाजीपुर की एक पूर्व प्रमुख चंदा जी से लेकर तमाम लोग, गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, सारे लोग तख्ती लटका कर बोलते थे कि नहीं, ये विभागवार रोस्टर नहीं चलेगा, आपको फिर से वही कॉलेज और यूनिवर्सिटी को यूनिट मान के बहाली करनी पड़ेगी ताकि इन वर्गों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकें। तो जो लड़ाई लड़ी गई थी पहले था कि किसी तरह से रिजर्वेशन लो, आज हमारी सारी ऊर्जा उसी में जा रही है कि किसी तरह से 27% को बचा लो, जबकि होना ये चाहिए आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। इसकी मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी करते रहे हैं, कास्ट सेंसस कराने की मांग करते रहे, लेकिन हमने अपनी लड़ाई का जो बार है और लड़ाई का जो फलक है उसको बड़ा नहीं किया। और जनता के बीच हम इस मुद्दे को लेकर जा ही नहीं पाए कि ये आरक्षण का मसला नहीं है मंडल कमीशन या मंडल की लड़ाई, ये मुकम्मल गैर बराबरी मिटाने का एक बड़ा दर्शन उन्होंने हमारे सामने रखा। और इसीलिए उनकी गिनती हमेशा नेहरू, गांधी, लिमिये, लोहिया, जेपी, आपको किशन पटनायक, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवर, इस तरह के नेताओं की फहरिस्त में उनकी गिनती होगी। भले वो केंद्र मंत्री न बन पाए, लेकिन उन्होंने संपूर्ण पिछड़े समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है कि फिर आने वाली जो पीढ़ी है उनको हमेशा श्रद्धा से याद करेगी। जहाँ तक पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि जब कर्पूरी जी ने बिहार में आरक्षण दिया था 1978 में 26%, तो फिर उसमें पिछड़ों को भी दिया था, अति पिछड़ों को भी दिया था। और लालू जी की सरकार जब बनी तो उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 14% किया, राबड़ी जी ने उसको बढ़ाकर 18% किया। तो इसलिए बहुत तरह की भ्रांतियाँ और भ्रामक बातें चलती रहती हैं। तेजस्वी जी ने भी यहाँ तक कहा है कि जातिवार जनगणना हो और हम सत्ता में आने के बाद उसको 40% करने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई साझा लड़ाई है और हम सबको इसको मिलकर ही लड़ना है। इसलिए भाजपा के नैरेटिव में नहीं फंसना है कि कौन किसकी हकमारी कर गया है। दरअसल 12% ही रिजर्वेशन जब फुलफिल हुआ था, हकमारी तो तब होती जब 27% फुलफिल हो जाता और 2-3 कम्युनिटी के ही लोग उसमें आ जाते। ये बहुत शातिराना ढंग से एकेडमिया में भी ये डिबेट और डिस्कोर्स शुरू हुआ कि चंद जातियाँ आरक्षण का लाभ ले ली और बाकी छूट गई, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम सब जो है यही चाहते हैं कि चाहे वो सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग हों या पिछड़े लोग हों, सबको सत्ता, संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और हजारों समानांतर संस्थाएं जो हैं इस देश में, वहाँ पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बहुत शुक्रिया। जय मंडल, जय।